गुड इवनिंग फ्रेंड्स। सितंबर की 3 या 4 तारीख को हमने बोला था कि 3-4 को ±1 डे पे से लेकर 30 सितंबर तक ओवरऑल मार्केट डाउन रहेगी और 6 तारीख को जो ±1 डे के अंदर आता है, इंट्राडे हाई बनाया था निफ्टी ने 17,430 का। उसके बाद निफ्टी जनरली ऊपर ही रहा। सिर्फ एक दिन बीच में 17,325 आया था, जो हमारे लेवल से नीचे था, लेकिन 2-3 दिन के अंदर ही वो वापस 17,947 पे जाके टच किया 24 को। 24 के बाद कुछ करेक्शन आई करीब 370 पॉइंट्स की और निफ्टी ने 17,567 के करीब टच करके और आज कुछ रिकवरी दिखाई। जो दोनों इंडेक्सेस हैं, निफ्टी और बैंक निफ्टी, ओवरऑल चाहे वो इंट्रा मंथ में चाहे नीचे आए हों, पर ओवरऑल वो हमारी जो प्रोजेक्टेड या जिस दिन के लिए फोरकास्ट की थी वहाँ से ऊपर ही रहे। इसका मेन रीज़न जो था एस्ट्रोलॉजिकल, वो था कि यूरेनस, प्लूटो, नेपट्यून जो 3 सुपर आउटर प्लैनेट्स हैं, उनका एस्पेक्ट सन के साथ, जो कि अपनी राशि में था लियो में, उस टाइम पे हुआ और तीनों दफ़ा मार्केट ने एक बड़ा मूव दिया ऊपर का। और एक था वीनस और यूरेनस का एस्पेक्ट भी, जिस दिन मार्केट ने ऊपर का मूव दिया। इन तीनों प्लैनेट्स की ख़ास बात यह है कि जब जब ये किसी के कंजक्शन में या अपोजिशन में या किसी फेवरेबल या अनफेवरेबल एस्पेक्ट के अंदर आते हैं, तो इनकी मूव जनरली बहुत बड़ी होती है, नॉर्मल से ज़्यादा होती है, 200-300 पॉइंट की होती है, विच वी कुड नॉट असेस, ये कह लो, या हम उसको अंडर एस्टिमेट कर गए। हालांकि एक बात आपने नोट नहीं की होगी शायद कि 75% स्टॉक्स इस दौरान गिरे। फरवरी में अगर आप देखिए, टाटा स्टील से अगर देखें तो करीब 200 रुपये उसने लॉस किया। एसीसी से देखो या अंबुजा सीमेंट से देखो, या इवन जो आईटी के मेजर्स हैं, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल टेक, टीसीएस, ये सब स्टॉक्स जो थे सितंबर के लो से भी लो चल रहे हैं। कुछ और भी स्टॉक्स थे जैसे अपोलो हॉस्पिटल, गोदरेज कंज्यूमर, सेल वगैरह, ये भी काफ़ी नीचे रहे हैं। मेरा कहने का मतलब है कि जो फ्रंट लाइन के जो मेजॉरिटी स्टॉक्स हैं, वो सितंबर से भी कहीं नीचे चले गए थे। सिर्फ जो नहीं गए थे वो था एक रिलायंस और कुछ बैंकिंग स्टॉक्स थे जो जिन्होंने इसको होल्ड किया निफ्टी को। बैंक निफ्टी 38,000 क्रॉस कर गया था। अब उसका नेक्स्ट टारगेट है करीब 40,000 का, जो कि होपफुली कुछ हफ्तों में आ जाएगा। निफ्टी के बारे में फ़िलहाल जो है अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, तो हम बात करेंगे पहले कमोडिटीज़ की, फिर टेक्निकल और फिर एस्ट्रोलॉजिकल आगे क्या आउटलुक है मार्केट की, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और उससे पहले मैं आपको जो कुंडली विश्लेषण है उसके बारे में एक कभी कभी अच्छी न्यूज़ भी देनी चाहिए। आज एक पॉजिटिव स्टोरी सुनाऊंगा। करीब 10-12 साल पहले की बात है। एक मेरा कोई सज्जन थे जो चेन्नई में अपना पोर्टल उन्होंने बना रखा था, और उस पोर्टल पे वो सारे न्यूज़लेटर जो थे, उन दोनों के जो पॉपुलर एनालिस्ट थे, उन सब के न्यूज़लेटर और उन सब की ट्रेडिंग कॉल्स वो प्रोवाइड करता था फ्री ऑफ कॉस्ट। उससे क्या किया, उसने अपना एक डेटाबेस अच्छा बना दिया।
और मुझे मालूम पड़ा तो मैं उसके साथ झगड़ा किया कि मैं केस कर दूंगा तुम्हारे पे और तुम्हें दिल्ली आना पड़ेगा ऐसा सब प्रॉब्लम के बारे में। देन ही बिकेम सॉफ्ट। रात को बात की काफ़ी देर, इनवाइटेड मी टू चेन्नई। मैं चेन्नई भी गया एंड वी बिकेम सो गुड फ्रेंड्स दैट वी एंटर्ड इनटू एग्रीमेंट। 3 साल का हमने एग्रीमेंट किया कि वो मेरा ट्रेडिंग कॉल्स और मेरा न्यूज़लेटर जो है अपने किसी भी नंबर ऑफ क्लाइंट्स को दे सकता है फॉर ए लमसम फीस पर ईयर के हिसाब से। ही हैड कम फ्रॉम ए मिडिल क्लास फैमिली बट ही वॉज ए वेरी श्रूड ट्रेडर ऑल्सो। उसकी कुंडली हमने चेक की थी। कुंडली के हिसाब से स्पेकुलेशन में उसका बहुत अच्छा योग था, लेकिन पार्टनरशिप में उसका योग एकदम ख़राब था। एक बारी उसने कुंडली एनालिसिस कराई थी हमसे, तो हमने ये बताई उसको बात की तुम्हारी ट्रेडिंग में तो काफ़ी अच्छा पैसा लिखा हुआ है, लेकिन पार्टनरशिप में नहीं सक्सेसफुल होगे तुम। अभी जो तुम्हारी पार्टनरशिप चल रही है वो जल्दी ही टूट जाएगी। हुआ भी ऐसे ही। लेकिन पॉजिटिव क्या है कि 1 साल के बाद मैंने उससे पूछा कि कैसे चल रही है तुम्हारी ट्रेडिंग, तो ही सेड आई हैव मेड 2.25 करोड़ रुपए फ्रॉम ट्रेडिंग इटसेल्फ, और करीब मेरे पास 500 क्लाइंट्स हैं, उनसे जो फ़ीस आती है वो अलग। मैंने कहा 500 क्लाइंट हो गए हैं तुम्हारे, मतलब यू हैव ऑलरेडी मेड मोर देन नंबर ऑफ क्लाइंट्स जो मेरे पास हैं उससे भी तुम ज़्यादा क्रॉस कर गए हो। एंड ही अर्न सो मच मनी कि उसने चेन्नई के पास कोई जगह है वेल्लोर, वेल्लोर में उसने काफ़ी सारी ज़मीन ले ली और उसका कॉलोनाइज़र बन के उसने प्लॉट्स काट के छोटे छोटे प्लॉट्स वो उसने बेचे और उसमें भी ह्यूज प्रॉफिट उसने कमाया, क्योंकि स्पेकुलेशन में उसका योग काफ़ी अच्छा था। लेकिन भगवान की कह लो लीला क्या होती है, किसी को कुछ नहीं पता। एक दिन उसकी सिस्टर जो एडवोकेट है वो भी, उसने उसको 1 बजे करीब फ़ोन किया, अरे घर में जैसे मेंबर होता है उसको पूछने के लिए क्या हाल चाल है, क्या खाया क्या पिया, ये सब कैसे हो। फ़ोन किया 1 बजे, बात हो गई, रख दिया फ़ोन। 1:05 पे उसको याद आया उसकी बहन को, मैंने ये तो पूछा नहीं तुमने खाया क्या है आज, खाना खा लिया नहीं खाया, क्या खाया। तो उसने 1:05 पे उसको फ़ोन किया। इस दौरान जस्ट 5 मिनट की ड्यूरेशन के दौरान तो उसको ऐसा कार्डियक अरेस्ट हुआ कि विद इन 5 मिनट्स ही डाइड, विद इन 5 मिनट्स। तो जो कहते हैं कि मैं अहंकार घमंड सब कुछ जो होता है इंसान के अंदर, वो कैसे 2 मिनट में निकल जाता है नहीं मालूम पड़ता। यही इंसान एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था और कुछ सालों में ही बिकेम मल्टी करोड़पति। यही इंसान जो जीने की बहुत ख्वाहिशें थी, राइज़ करने की ख्वाहिशें थी, एम्बिशंस बहुत थे, 5 मिनट के अंदर उसकी लीला समाप्त हो गई। ही वॉज माई फ्रेंड और ही डाइड एट ए वेरी यंग एज ऑफ 47 ईयर्स ओनली। तो तभी मैं बोलता हूँ बार बार कि कुंडली का विश्लेषण होना ज़रूरी है। कई बार आपका अच्छा योग होता है तो आपको पता नहीं होता, आप उससे ज़्यादा एग्रेसिवली काम करके उसमें ज़्यादा पैसा कमा सकते हो। कई बार आपका योग ठीक नहीं है तो आप कम ट्रेड करके अपना लॉस बचा सकते हो। तो दिस इज़ ऑल पार्ट ऑफ योर कर्मास, चाहे वो इस जन्म के हो चाहे पिछले जन्म के हो, सब हिसाब किताब यहीं पूरा हो जाता है। नाउ कमिंग टू स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में अगर हम पहले बात करें कमोडिटीज़ की, कमोडिटी में अगर आपको याद होगा कि 280 रुपये जब नेचुरल गैस था तो मैंने टारगेट दिया था 500 का, जो बहुत लोगों को उस टाइम सरप्राइजिंग लगा। और लास्ट वीक गैस ने 467 के करीब टच किया और थोड़ी करेक्टिव डिक्लाइन आई है, परंतु इसका टारगेट हमने 500 से 600 रिवाइज़ कर दिया है,
क्योंकि जिस पैटर्न से इसने ब्रेकआउट दिया था उसका टारगेट करीब 600 रुपये बैठता है। तो और एक और बात बता दूं, हिस्टोरिकली आज से 12, 13, 14 साल पहले नेचुरल गैस का प्राइस यूएस के अंदर $60 के करीब था, और अगर आज का हिसाब लगाएं 73, 72 डॉलर्स का, तो 42 से 4400 रुपये के करीब बैठता है, जो कि अभी जस्ट 467 है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि ये पुराने टॉप तक जाए या उसके करीब जाए, क्योंकि गैस की शॉर्टेज इस टाइम वर्ल्ड ओवर फील की जा रही है एज एन अल्टरनेट एनर्जी। और ये मैंने 2 हफ्ते पहले, 3 हफ्ते पहले भी बता दिया था कि यूरोप से ये मूवमेंट शुरू हो चुकी है, कनाडा और अमेरिका में भी इसका असर दिखना शुरू हो गया है। तो सूनर और लेटर इसमें अच्छी मूव और भी आने वाली है। सेकंड था क्रूड ऑयल। जब 77, 78 डॉलर का हमारा टारगेट टच करके ये 56, 57 डॉलर पे आया था, तो मैंने कहा था एक बार फिर ये 77 या 78 डॉलर को टच करेगा, और वहाँ से ब्रेकआउट जब देगा तो नेक्स्ट टारगेट विल बी $90 और इवन मोर, दैट इज़ $105। तो अभी कल परसों 76.67 डॉलर को टच करके थोड़ी करेक्शन आई है, परंतु ये टेम्पररी है। ये वापस बाउंस बैक करेगा नेक्स्ट वीक से। आप देखोगे कि ये $90 तक कैसे जाता है। गोल्ड सिल्वर में अभी भी वीकनेस बनी हुई है। पिछले 8-9 सितंबर को हमने कहा था कि यहाँ से वीकनेस है, वो अभी तक बनी हुई है। होपफुली 4 अक्टूबर के बाद कभी भी इन दोनों मेटल्स के अंदर वापस अप मूव स्टार्ट हो जाएगी 2 हफ्ते के लिए, करीब 2 से 3 हफ्ते तक के लिए। निकल का टारगेट जब इसने 1250 क्रॉस किया था तो हमने 1800 का टारगेट दिया था। अब हम इस टारगेट को भी रिवाइज कर रहे हैं। एज लॉन्ग एज निकल 1300 रुपीज़ को नहीं तोड़ता नीचे की तरफ, तो इसका नेक्स्ट टारगेट विल बी 2100 रुपीज़, विच इज़ गोइंग टू कम इन फ्यू मंथ्स। ऐसे ही जिंक है, यहाँ से करीब 100 रुपये की फर्दर अप मूव ड्यू है आफ्टर ए करेक्टिव डिक्लाइन जो प्रेजेंटली अंडरगोइंग है इस टाइम। कमिंग टू टेक्निकल सिचुएशन ऑफ निफ्टी। निफ्टी ने इस 24 तारीख को लाइफ टाइम हाई बनाया था 17,947 के करीब, और वहाँ से करेक्शन ली इसने करीब 370-80 पॉइंट की नीचे आया था, और अभी थोड़ी सी उसके अराउंड ही रह रहा है। ये मेरी पर्सनल स्टडी है कि लास्ट टाइम हालांकि हमने जो कहा था कि ओवरऑल मार्केट वीक लग रही है सितंबर में, तो अगर आप देखो तो 75% स्टॉक्स जो हैं वो गिरे हैं। सिर्फ 25% स्टॉक्स ने निफ्टी और बैंक निफ्टी को होल्ड किया, और बैंक निफ्टी में ज़्यादातर प्राइवेट बैंक्स, पीएसयू बैंक्स, फाइनेंशियल स्टॉक्स, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, ये सब ने कंट्रीब्यूट किया, और उसकी वजह से निफ्टी इतना ऊपर चढ़ गया, और निफ्टी उसका सपोर्ट दे रहे हैं। पर इन टोटलिटी देखा जाए तो आई डोंट नो, मैं मतलब इसमें सही खरा उतरा हूँ कि नहीं उतरा, लेकिन 50-50 ले लो आप कि स्टॉक्स तो गिरे लेकिन इंडेक्स नहीं गिरा। तो ऐसे ही ये होता है, मतलब दिस इज़ पार्ट ऑफ द गेम, यू कैन से। अगले कमिंग परसों तरसों जो है 30 तारीख को, फ्राइडे को, मार्केट में कुछ शेयर अच्छा मूव दिखा रहे हैं। आज से ही हमने स्टार्ट कर दिया था बाइंग, कुछ फार्मा स्टॉक के अंदर और कुछ मेटल स्टॉक के अंदर, जैसे टाटा स्टील हो गया, या अपोलो हॉस्पिटल हो गया, दिवीज लैब हो गया, या एक और था सिप्ला हो गया, सन फार्मा हो गया। ये जो हमने आज बाय कराए और आज ही अच्छा प्रॉफिट दे रहे थे, लेकिन हमने उनको बोला कि 2 पार्ट्स में लो और इसको 2 से 3 हफ्ते होल्ड करो, आपको मिनिमम 5 to 10% आपको मूव मिलेगा ही मिलेगा। और 10% भी अगर आपको मूव मिलता है 3 हफ्ते के अंदर, तो एनुअलाइज्ड वर्कआउट करें तो इट इज़ मोर देन 100% यील्ड।
Then we come to the stocks which did not fall during this सितंबर. एक रिलायंस ने काफ़ी होल्ड कर रखा था, मारुति ने भी होल्ड कर रखा था, टाटा मोटर्स ने भी काफ़ी होल्ड कर रखा था. तो कुछ एक कोटक बैंक था, कुछ एक स्टॉक थे जो इसको होल्ड करके बैठे थे. जब टीवी के एनालिस्ट डॉक्टर रेड्डी की रिकमेंडेशन दे रहे थे या इंडियन होटल की जिस दिन रिकमेंडेशन दी थी फर्स्ट टाइम, तो हमें लगा कि ये गलत टाइम पे रिकमेंडेशन दे रहे हैं, पर उनको एस्ट्रोलॉजिकली तो नहीं पता था. डॉक्टर रेड्डी का टाइम चलने का अब आया है, अपोलो हॉस्पिटल का टाइम चलने का अब आया है. उनको उस टाइम पे नहीं पता था. वो 4950 पे डॉक्टर रेड्डी रिकमेंड कर रहे थे कि 5200-5300 हो जाएगा. यस, 5200-5300 हो जाएगा, लेकिन तब नहीं, अब होगा. तो ऐसे ही कई जो हैं सेक्टर्स जो हैं वो उम्मीद कर रहे हैं कि अगले 15 दिन या जब तक मरकरी रेट्रोग्रेड रहेगा 18-19 तक, तब तक ऊपर रहेंगे. हालांकि बीच में 2-3 ऐसे नास्टी हार्ड एस्पेक्ट आ रहे हैं जिसकी वजह से वोलेटिलिटी रह सकती है, नीचे का झटका भी मार सकते हैं. पर इन टोटलिटी 15 और 20 तक जो है ओवरऑल सेफ़ है. तो आज भी जो हमने रिकमेंडेशन दी है उनको सबको बोला है कि आप बेटर है आइदर अक्टूबर का फ्यूचर लो या डिलीवरी पे लो, या फिर कॉल ऑप्शन लेना है तो आप उसका अक्टूबर का लीजिए, या फिर पुट ऑप्शन भेज दीजिए उस हिसाब से, सो दैट यू आर सेफ़. तो बाकी कौन से स्टॉक्स, कौन से सेक्टर्स जो चलने वाले हैं, एक ऑटो चलेगा, फार्मा चलेगा और फाइनेंस सेक्टर चलेगा, एंड वन मोर सेक्टर मेटल सेक्टर. तो ऑटो, मेटल, फार्मा और बैंक्स, ये सब कतार में खड़े हैं. आईटी का अभी मैं कुछ नहीं बोल सकता कि वो 7 तारीख तक उसका ओवरऑल पीरियड वीक है, तो हो सकता है अभी भी यहाँ से थोड़ा वीकनेस दिखाए. और वैसे भी आईटी स्टॉक्स काफ़ी ओवरबॉट हो चुके थे. विप्रो 700 टच करने के बाद आज 628 पे टच किया और हमने 632 पे उसकी बाइंग की थी शॉर्ट टर्म, और आज ही इसका अच्छा प्रॉफिट मिल रहा था. लेकिन हमने टारगेट दे रखा है तो वो लोग उस हिसाब से एक्ट करेंगे. इन्फोसिस ऑलमोस्ट लॉस्ट 100 रुपीज़. HCL टेक आल्सो लॉस्ट. HCL टेक, जब सारे टीवी एनालिस्ट HCL टेक की बात कर रहे थे तो वी वर थिंकिंग कि ये गलत रिकमेंडेशन दे रहे हैं, उनको नहीं पता क्या होने वाला है. सेम थिंग हैपन विद इंडियन होटल्स. हमने भी रिकमेंडेशन दी थी बाइंग करने की, लेकिन जिस दिन इन्होंने दी थी हमने उस दिन सेलिंग करवाई थी, 160 के आसपास सेलिंग कराई थी, और बाद में नीचे आ गया तो कवर किया था, और ये 144 से वापस यू टर्न मारना शुरू किया. और जिन्होंने होल्ड की हुई थी इन्वेस्टिंग पोजीशन, तो वो 200 पे करीब हमने पार्ट प्रॉफिट बुकिंग रिकमेंड करी थी. उसके बाद 10-15 रुपये और नीचे आ गया, लेकिन इसका टारगेट ऊपर है. तो दोस्तों, दिस वाज इट. ये हमारी एक एजुकेशनल गाइडेंस सर्विस है जिसमें हम अपनी तरफ से तो काफ़ी अच्छी गाइडेंस देते हैं और कोशिश करते हैं कि आप लोगों को भी उससे फ़ायदा हो. लेकिन वी आर नॉट रजिस्टर्ड, सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट और एडवाइज़र्स. तो उसके लिए कृपया आप जो रजिस्टर्ड आपका इन्वेस्टर एडवाइज़र है, आप उससे कंसल्ट करके ही काम कीजिए, क्योंकि हमारी जो स्विंग ट्रेडिंग की जो स्ट्रेटजी होती है, समटाइम्स वी टेक यू टर्न विदाउट इवन गिविंग एनी इंडिकेटर. मतलब कोई चलते चलते सडनली हमने ट्रेड को बुक किया प्रॉफिट में और सडनली यू टर्न हो गया. जैसे कल परसों निफ्टी गिर रहा था जब, तो 567 पे टच किया था इसने, और 602 पे हमने निफ्टी बाइंग की थी. सुबह शॉर्ट किया था और शाम को बाइंग की, और वहाँ से वो करीब 170 पॉइंट ऊपर चला था. तो ऐसे ही हम सडनली यू टर्न ले लेते हैं कई पोजीशंस में अपने टेक्निकल्स के बेस के ऊपर, क्योंकि इतने छोटे टर्म में तो एस्ट्रोलॉजी काम नहीं करती. हम लोग चंद्र की मूवमेंट का भी कौन सी राशि में है, कौन से नक्षत्र में है, उसमें हम ज़्यादा बिलीव नहीं करते, क्योंकि उसकी एक्यूरेसी जो होती है बहुत कम होती है. ना ही हम किसी और
एस्ट्रोलॉजिकल साइंस में बिलीव करते हैं कि इसका जो सर्वतोभद्र चक्र होता है या कोई और चक्र होता है, हम उसमें ज़्यादा बिलीव नहीं करते, क्योंकि मून एक नक्षत्र में सिर्फ एक दिन रहता है। तो कब राशि चेंज होगी या कब नक्षत्र चेंज होगा, वो मैटर करता है टाइम। तो ये जो कई लोग करते हैं 11:36 पे ले लो या 12:45 पे ये भेज दो या बुक कर दो, दिस इज़ देयर स्टडी, देयर फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन, हम उसमें कुछ नहीं करते हैं। तो आपको अगर चाहिए तो मैं नेक्स्ट मंथ पूरे महीने का मून की मूवमेंट दे दूँगा कि किस किस दिन हर रोज़ का, मतलब जैसे 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख को कौन सी राशि में है, कौन सी उसका लॉर्ड है, कौन सा नक्षत्र में है, नक्षत्र का लॉर्ड क्या है, और राशि लॉर्ड और नक्षत्र लॉर्ड का क्या संबंध है, एनिमिकल है, फ्रेंडली है, न्यूट्रल है, उस हिसाब से आप उसको एनालाइज कीजिए और देखिए कि एक्यूरेसी रेट कितना आता है। तो दैट्स ऑल माय डियर, थैंक यू एंड हैव ए नाइस वीकेंड and have a nice next week also. We will give you some video on Saturday or Sunday to give you the name of the stocks which are likely to move up in next few days. Okay, thank you, bye.